नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है निर्धनता। निर्धनता किसे कहेंगे? हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत गरीब हैं। जैसे गांव में वो व्यक्ति जिनके पास ज़मीन नहीं है, मतलब भूमिहीन किसान, मज़दूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, जैसे शहरों में रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी हम पूरा नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या है, हम गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं। मतलब वह व्यक्ति जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं। निर्धनता का जो अर्थ है भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, तो क्या है, वो भी गरीब है। और निर्धनता का जो अर्थ है उसमें स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, उनको पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं होता है, सफाई की सुविधाएं भी नहीं है, नियमित काम भी नहीं उनको मिलता है, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी पड़ता है। जो व्यक्ति है उनकी जो लोग सहायता भी नहीं करते हैं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। हम बात कर रहे हैं कि जो निर्धन है उनके साथ लोग जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, कुपोषण जिसे पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, जो उसको खाने के लिए आवश्यकताएं हैं प्रतिदिन की, वो उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अनेक अन्य जो है सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी जो है इसको हम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को गरीब कहेंगे, जिसके पास हर रोज़ की जो आवश्यकताएं हैं, जो रोज़ाना की आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उसको पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है उसके पास, रहने के लिए आश्रय नहीं है, अच्छा उसको वातावरण नहीं मिलता है, उसके साथ क्या है, दुर्व्यवहार होता है, उसे क्या है, हम गरीब कहेंगे। इस अध्याय में शब्द है सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित, अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में, मतलब कि जो रहने लायक नहीं है, निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है कि जो है उसे अच्छा वातावरण नहीं है रहने के लिए, उसे जो है जो सामान्य लोग रहते हैं जिनकी आय अधिक है, उनसे अलग उनको रहना पड़ता है, उनके वातावरण में वो नहीं रह पाते हैं। तो अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को
समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। जो सामाजिक अपवर्जन है ये एक कारण भी है निर्धनता का और एक परिणाम भी है। एक है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कैसे? जब जो विधवा है उसके पास मान लो आय का साधन नहीं है तो जो है उसे निर्धन होने की पूरी संभावना है कि वो आगे जो है गरीब हो जाएगी। उसका पति नहीं है जो कमाने वाला था। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो अपंग है, जो स्पेशल है या जिसे हम दिव्यांग कह सकते हैं, आज के समय हम जो है उसको विकलांग न कह के दिव्यांग कहते हैं, तो वह व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है तो जो है उसे भी संभावना है कि वो जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। भाई मान लो भूकंप आ गई या बाढ़ आ गई तो उससे भी क्या है, जो लोग जिनके पास पहले सुविधाएं थी अब नहीं रही, सब जो है बाढ़ में बह गई या जो है भूकंप आ गया, सब घर तबाह हो गए, तो जो है वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि हम बात करें निर्धनता रेखा की, तो किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। भाई ये जो है डिपेंड करता है, भिन्न भिन्न देशों में अलग होती हैं। कि भारत में हम किसी व्यक्ति को गरीब कहते हैं तो होता है अमेरिका में किसी और व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा, उसकी जो आय का स्तर है वो अलग होगा। जैसे यदि हम बात करें अमेरिका में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, क्योंकि भारत में कार तो एक विलासिता की चीज़ है कि जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है उसके पास कार होगी। तो ये जो है निर्भर करता है अलग देशों के अनुसार। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुछ कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। कैलोरी क्या होती है? जैसे कि हमें खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है हमें, तो जो माप है उसे बोलते हैं कैलोरी। तो आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर जो कैलोरी की आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसका मतलब है कि भारत में उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जो यदि गांव में रहता है तो उसे 2400 कैलोरी यदि उसको प्रतिदिन नहीं मिलती है तो गरीब माना जाएगा, और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि इसको प्राप्त नहीं होती है तो उसे गरीब माना जाएगा। अब ये दोनों में अंतर कैसे है? क्योंकि गांव में लोग क्या है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें जो है ज़्यादा ऊर्जा की, एनर्जी की जो है आवश्यकता पड़ती है, और शहरों में लोगों को इतने मेहनत के जो काम हैं वो नहीं करने पड़ते हैं।
इसलिए शहरों में जो कैलोरी की मात्रा है वो 2100 कैलोरी जो है निर्धारित की गई है। अब बच्चों इसमें तो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जैसे निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं, भाई क्या क्या किन किन को जो है हम निर्धन कहेंगे। ये आपको पहले पैराग्राफ में से पढ़ के आपको उत्तर देना है। ये मैंने आपको समझाया है, आपको समझना है, पढ़ना है पैराग्राफ को, उसके बाद आपको आंसर देना है। दूसरा है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। तो जो निर्धन है, जो व्यक्ति गरीब है, तो उसके जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ होती हैं, ये इसके अंदर आपको लिखना है। तो तीसरा प्रश्न है सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। इसमें आपको बताना है कि सामाजिक अपवर्जन क्या होता है और निर्धनता निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण। तो ये सामाजिक अपवर्जन है, ये कारण भी है निर्धनता का और परिणाम भी है। ये आपको ऊपर बताया गया है, पैराग्राफ में पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। चौथा है निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि हम किस व्यक्ति को निर्धन मानेंगे, किस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। जिसे उसकी आय के आधार पर कह सकते हैं, या खाद्य जो कैलोरी है उसके आधार पर जो है किस व्यक्ति को जो है हम निर्धन मानेंगे, या उसे जो है कौन कौन सी जो उसको आवश्यकताएँ नहीं मिलती हैं, कौन कौन सी जो उसकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो इसके आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है। तो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। ये आपको अपने विचार लिखने हैं इसके ऊपर कि आप क्या मानते हैं कि जो है चुनौती कैसे है, यदि इसको पार नहीं किया गया तो देश का विकास नहीं होगा। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, इसे आपको ध्यान से करना है और जो इसके आंसर हैं आपको अपने अनुसार आंसर लिखने हैं। आपको ये आदत डालनी है कि पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें से आपको इसके आंसर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जो वर्कशीट है कुछ समझ में आई होगी। यदि आपको वर्कशीट समझ में नहीं आई है तो आप मुझे फ़ोन करके उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।